कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह सही स्वरूप में तब जब आपको सिलेबस पूर्ण जो हो रहा है अंतिम चरण में है आज और कल के बीच में, वो आपको गहराई से समझा सकें। समझाना कब संभव होगा? जब आप एकाग्र होंगे और हम भी एकाग्र होंगे। तो अपन विषय पे एकाग्र हो जाएं। आज का विषय 2 पार्ट में है। पार्ट 19 में अभ्यास कार्य है। कौन सा अभ्यास कार्य? एक वाक्यांश के लिए पूरा एक शब्द जो होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको हमने कल सामान्यतः समझा पढ़ा था। इसके लिए हम आज एक्सरसाइज रूप में देखेंगे। एक्सरसाइज में जैसे इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहलाता है। ऊपर कहा गया उपर्युक्त कहलाता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। जिसने कोई अपराध ना किया हो वह वास्तव में निरपराध। इसमें थोड़ा गलती करते हैं बेटा, निरापराध भी कह देते हैं लोग, लेकिन सही शब्द क्या है? निरपराध। और यहाँ पर जिसकी पत्नी मर गई हो वो कौन सा? विधुर माना जाता है, विधुर, है ना। इस तरह ये जोड़ियाँ भी बना, जिसे में दया ना हो निर्दयी, इस तरह से पूरी जोड़ियाँ। और सामान्यतः देखा जाता है कि जिसकी यहाँ पर देखा जाए प्रशंसनीय, जो प्रशंसा योग्य हो, जो प्रशंसा योग्य हो वह प्रशंसनीय। दुर्लभ, जिसे प्राप्त करना कठिन हो। ग्रामीण, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जैसे शहर में रहने वाला जो होता है नगर में रहने वाला नागरिक, तो गांव में रहने वाला ग्रामीण। कृतज्ञ, जो उपकार को मानने वाला होता है वह को कृतज्ञ माना जाता है। ये शब्द बहुत गहराई से समझना, जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाना है। तो कृतज्ञ जो रहता है, अपने माँ पिता परिवार इन सब के लोगों ने कितना उपकार किया उसको सतत एहसास करना, एक एक श्वास में कोशिश करना कि उनके विश्वास पर खरे उतर सकें। हम आपके विश्वास पर खरे कब उतर पाएंगे? जब आपको जो स्पष्ट पूरा समझा देंगे। राम और लक्ष्मण ने पत्तों से बनी कुटिया बनाई, वास्तव में एक शब्द में आ जाएगा पर्णकुटी। या मैंने अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक, संपादक महोदय पांडुलिपि कहलाती। हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या? पांडुलिपि कहलाती है। स्वयं अपनी हत्या करना महापाप है, आत्महत्या माना जाता है, ठीक है ना। रत्ना के पिता मनोविज्ञान को जानते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ कुछ भी छिपाने योग्य नहीं है, मतलब गुप्त नहीं है। या शेर मांस खाने वाला पशु है, मांसाहारी। और रमेश बाबू निरंतर प्रयत्नशील रहने वाले कर्मचारी हैं। यहाँ निरंतर प्रयत्नशील जो होता है उसे एक शब्द में कहते हैं कर्मठ, ठीक है ना। बहुत सारे पेरेंट्स इतने कर्मठ होते हैं कि हर परिस्थिति में बच्चे को क्या करना चाहते हैं? आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। तो आप देखें वाक्यांशों के लिए एक शब्द से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित स्पष्ट करना। बिल्कुल सीधा सीधा परिभाषा आप इसमें से देखेंगे। पेज नंबर 125, 125 पेज पर वाक्यांश से आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ पर सामान्य परिभाषा यदि हम लेंगे को भाषा में प्रचलित समुचित बनाने के लिए शब्दों के एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। और उदाहरण हमने यहाँ पर रेखांकित वाला ये उदाहरण आप समझ लोगे, ठीक है ना। तो यह है आपके लिए पाठ 19 वाला प्रकरण हुआ। आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जो जैसे ही आपने होश संभाला, मतलब 6-7 वर्ष के हुए, तब से वो आपके पाठ्यक्रम, आपकी सोच में, चिंतन में लेटर, पत्र, लेटर और पत्र आपके व्यक्तित्व का पूरा परिचायक होता है। कक्षा 6वीं से लेटर के लिए और व्यवस्थित रूप से पाठ्यक्रम में आपको जोड़ा गया। 6वीं 7वीं में जो पढ़ा वही 8वीं में है। लेकिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्र कभी मतलब उसका महत्व कम नहीं होने वाला। SMS आपने तो एक पाठ इसमें आने वाला आया ही है, आपने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसमें पत्र के महत्व को समझा कि SMS कभी स्थान नहीं ले सकते पत्र का। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि SMS आदि हैक आदि हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में पत्र आत्मीयता भरा होता है। उसमें बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता, आत्मीयता सब कुछ झलकती है। तो आज के पाठ्यक्रम का दूसरा पार्ट कौन सा है? पाठ 26, पत्र। आपके सिलेबस के स्तर से यह पत्र लेखन की परिस्थिति आपके लिए मतलब प्रत्येक एग्जाम में आती है। तो उसके लिए अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए? जो बातें आपके लिए यहाँ स्पष्ट की जा रही हैं उनको ध्यान रखें। पत्र संदेशों के आदान प्रदान का सबसे प्राचीन तथा सुलभ साधन है। सुलभ का अर्थ होता है बिल्कुल सहज, प्राचीन मतलब बहुत पुराना, ओल्ड। डाक भाग बनने से पहले संदेश वाहक, मतलब संदेश वाहक कौन कहलाता बेटा? हाथ से कोई पत्र ले जाने वाला वो संदेश वाहक माना जाता था। या पत्र नहीं भी ले जाए तो भी अपना कथन कहते थे, वो संवदिया भी कहलाते थे, संदेश वाहक। और संदेश वाहक हाथ से पत्र ले जाए तो वो वास्तव में सबसे प्रमाणित माना जाता था, पहुंचाए जाते थे। उससे पहले कबूतर आदि पक्षियों द्वारा पत्र पहुंचाए जाते थे। आधुनिक समय संदेशों के आदान प्रदान के लिए दूरसंचार क्रांति आई और आज पत्रों का स्थान ईमेल, SMS, मोबाइल फ़ोन ने ले लिया है। परंतु पत्रों की उपयोगिता आज भी कभी कम नहीं हुई। जैसे आपकी मम्मी है, लेकिन आपकी दादी का महत्व कभी कम नहीं होगा। या आपकी मौसी हैं,
तो आपकी मौसी के सामने आपकी नानी का महत्व कम नहीं होगा, या आपकी मामी के सामने नानी का महत्व, मतलब जो आधुनिक हैं आज के हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो पहले के हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी अच्छा अभी दिवाली पूजन हो जी संगे किसको रखेंगे, दादी को या अपने लोगों को, क्यों रखेंगे, क्योंकि वो वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ईमेल SMS उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि पत्र, वो हमारे वास्तव में बहुत समय से जुड़े हुए हैं। उनके लिए लिखने को अपन को क्या क्या गुण होना चाहिए, देखो पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, उचित विराम चिन्हों का यथास्थान पर। विराम चिन्ह क्या कहलाते हैं, जैसे पूर्ण विराम, ये लगा देखो पूर्ण विराम, ये क्या है, पूर्ण विराम है, ये विराम चिन्ह माना जाता है। जहाँ पर जो चिन्ह अल्प विराम भी होता है, अल्प विराम जैसे देखो यहाँ पर अल्प विराम लगा हुआ है, दिख रहा बेटा, ये अल्प विराम है, इसको थोड़ा सा ऐसे देखें, अल्प विराम है, ये नीचे वाला अल्प विराम है, जो गोल गोल लगा ये लाघव सूचक है संक्षिप्त में बताने के लिए, लेकिन नीचे लगा जो अल्प विराम है। और पत्र लिखते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। शिष्टाचार क्या कहलाता है, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधन, जैसे माँ के लिए पत्र लिख रहे हैं, पूजनीय माँ या पूजनीय माता जी या पूजनीय मम्मी भी लिख सकते हो, लेकिन हिंदी की भाषा में यदि हम माँ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सादर, चरण स्पर्श, ये वास्तव में क्या हो गया, शिष्टाचार का सही प्रयोग होगा। पत्रों के प्रकार, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, फॉर्मेलिटी वाले पत्र और फैमिली वाले पत्र, फैमिली वाले पारिवारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र आप उनके लिए कह सकते हैं कि वो अपने स्वयं के व्यवहार पर जो पत्र चलते हैं वह, ठीक है ना। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये पत्र निकट संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों लिखे हुए जाते हैं, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, ये सब अपने लोगों के लिए व्यक्तिगत। औपचारिक पत्र कौन कहलाते हैं, औपचारिक कहलाते हैं ऐसे पत्र जो कार्यालयों में अधिकारियों के लिए, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, इन सब के लिए पत्र भेजे जाते हैं, लिखे जाते हैं। पत्र के वास्तव में 8 अंग होते हैं। हमारे बच्चे विशेष रूप से इस बात को ध्यान देंगे। इन 8 अंगों के आधार पर आपको अंक मिलते हैं कि आपको कितने अंक प्राप्त होने वाले हैं। पहला है प्रेषक का पता, दिनांक। प्रेषक कौन कहलाता बेटा, आप स्वयं लिखने वाले। जैसे आप पत्र लिखोगे तो आप पता क्या लिखोगे, पता, जैसे आप स्कूल होली फैमिली के स्टूडेंट हैं तो आप लिखोगे परीक्षा भवन होली फैमिली स्कूल, ये हो गया पता। समझ में आ रहा है बेटा, परीक्षा भवन होली फैमिली स्कूल खुरई, ये पता हो गया। तिथि, अब जो जिस डेट में आपका पेपर 26 को 27 को वो तिथि रहेगी आपकी। अभिवादन, अभिवादन क्या माना जाएगा, सामने दूसरा संबोधन, संबोधन वह माना जाएगा बेटा जैसे आप अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी, ये हो क्या हो गया, संबोधन हो गया। और अभिवादन क्या माना जाएगा, सादर चरण स्पर्श, उनके लिए सम्मान देना, सादर चरण स्पर्श। विषय वस्तु क्या है, जिस विषय को लेकर के प्रश्न पूछा जा रहा है वो पूरी डिटेल जानकारी लिखना। कि आप पिताजी के लिए अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में बता रहे हैं तो आप लिखोगे पिताजी मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आपकी सकुशलता की मंगल कामना करता हूँ, मेरी यहाँ परीक्षा की तैयारी ठीक से चल रही, और आदि आदि, वो सब चीज़ें विषय वस्तु मुख्य रूप से, ठीक है ना। अब इसके बाद समाप्ति, उसकी वास्तव में समाप्ति होती है, मैं यहाँ पर अच्छे से तरह से रहूँगा, आपके विश्वास को कायम रखूँगा, ये सब। और कार्यालयीन पत्रों में धन्यवाद आ जाएगा आखिरी में, ठीक है ना। इसके बाद हस्ताक्षर से पूर्व लिखने वाले स्वनिर्देश कहलाते हैं। हस्ताक्षर से पूर्व जैसे भावदीय लिखते हैं, प्रार्थी लिखते हैं, योवर ओबीडियंटली कहते हैं ना अंग्रेजी में, इसके लिए वास्तव में यहाँ हिंदी में कहा जाएगा आत्मबोधन। आत्मबोधन उसके लिए आपका आज्ञाकारी, शिष्य या भावदीय, प्रार्थी, ये स्वनिर्देश कहलाता है। हस्ताक्षर होते हैं, परीक्षा में आप हस्ताक्षर नहीं करना, नाम नहीं लिखना, वहाँ मात्र आप कक्षा लिख देना। ये कक्षा लिखना भी जरूरी नहीं है, आप आवासा लिख दोगे तो चल जाएगा, अनुक्रमांक रोल नंबर डाल दोगे तो चल जाएगा। इसके बाद पता, पता कौन सा, जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता, बाकी इस पत्र में नहीं आता, लेटर में सामने पता नहीं आएगा, ये तो जब लिफाफे पर लिखा जाता तब आता है। तो ये 8वां बिंदु उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये 7 बिंदु आपके लिए बहुत ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, लेकिन पत्र यदि आप किसी को भेज रहे हैं तो 8वां बिंदु अत्यावश्यक है, क्योंकि पूरा पत्र लिख दिया और आपने ऊपर लिफाफा पर पता नहीं लिखा तो कोई काम का नहीं। लेकिन यहाँ अभी आपके लिए लिखने के लिए बता रहा है कि 8वां बिंदु दिमाग में नहीं रखना। अब देखें, जैसे औपचारिक पत्र, अपने मित्र के जन्मदिन पर न पहुँच पाने के लिए कारण बताते हुए बताए, मतलब अपने मित्र के जन्मदिन पे आप नहीं पहुंच पा रहे तो उसके लिए ये पूरा लेटर है। आनंद निवास, अब देखो उस समय जो पत्र लिख रहा है उसके लिए हो सकता है, अब आपका आनंद निवास नहीं, आप तो सीधा लिख देना क्या, होली परीक्षा भवन होली फैमिली, है ना, कोई दिक्कत। यदि आप अपने घर का पता भी लिखोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि नियम तो पता में ही है, आप कोई भी पता लिखें, लेकिन आपको दृष्टि में पता आना चाहिए आपका। 114 जो भी आपका घर नंबर, क्वार्टर नंबर, दिनांक आएगी। फिर प्रिय, देखो मित्र के लिए संबोधन है, प्रिय राघवेंद्र, आपका जो भी मित्र हो, या बिटिया लिख रही है तो अपनी सहेली हो सकती है, सखी हो सकती, फ्रेंड हो सकती, वो सब प्रेम नमस्ते,
मित्रों के लिए नमस्ते, सम्मान, अभिवादन माना जाता है। मैं यहाँ पर कुशलमी पत्र का क्या है, मुख्य भाग है जो यहाँ तक चला। शुभकामनाएं। फिर तुम्हारा प्रिय मित्र और सुधांशु। इस तरह से अनौपचारिक फैमिली व्यक्तिगत पत्र हुए, ठीक है ना। इसकी आप तैयारी करोगे। ये पहले वाले पत्र के लिए हमने आपको स्पष्ट कर दिया। ऐसे ही बेटा औपचारिक पत्र भी होते हैं। अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र है। औपचारिक पत्र कौन माने जाते हैं, जैसे क्षेत्र में हो रही राहजनी। राहजनी क्या कहलाती है बेटा, रास्ते में लूटपाट की जो घटना होती है वो राहजनी कहलाती। राहजनी की घटनाओं की कार्रवाई करने हेतु जी के थाना अध्यक्ष को पत्र लिखे। यदि क्लास होती तो हम आपसे पूछ लेते, क्या पूछते कि अभी कौन सा पत्र कहलाएगा, थाना अध्यक्ष आपके पारिवारिक स्तर पर माना जाएगा कि सरकारी या कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र, सरकारी पत्र, ये वास्तव में फॉर्मेलिटी वाले पत्र हैं, औपचारिक पत्र। यहाँ आत्मीयता का उतना ध्यान नहीं होता जितना कि जो विषय वस्तु कही जा रही है उसको विशेष ध्यान दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ भी अपना पता तो आएगा ही आएगा जहाँ से आप पता लिख रहे हैं, फिर दिनांक आएगी। फिर आता है सेवा में। कार्यालय में सेवा में होता है, प्रति में होता है। थाना अध्यक्ष, थाना दौराला मेरठ, पूरा एड्रेस आ जाता है, ठीक है। अब बीच में यहाँ इसमें कार्यालयीन पत्रों में क्या होता है बेटा, विषय लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में देखो यहाँ कहीं विषय नहीं लिखा गया, लेकिन कार्यालयीन पत्रों में, औपचारिक पत्रों में क्या है, विषय लिखा जाता है। विषय क्या, बढ़ते अपराधों की समस्या के समाधान हेतु पत्र। बेटा ये विषय इसलिए लिखा जाता है कि जो पढ़ने वाला अधिकारी या जो भी हो तो उसके पास समय नहीं होता क्या कैसा विषय, बीच में देख लेता है किस विषय के लिए पत्र आया है, उसकी थोड़ी सी डिटेल लेता और उसको आगे बढ़ा देता। महोदय, अब ये पत्र का मुख्य भाग है। इस पत्र के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये पूरा पत्र का क्या है, मुख्य भाग है। इसके बाद धन्यवाद आता। पारिवारिक पत्रों में धन्यवाद की जरूरत नहीं रहती, लेकिन औपचारिक पत्रों में धन्यवाद की जरूरत रहती है। हर बात के लिए मम्मी को थैंक यू कहना, बार बार 24 घंटे थैंक यू नहीं हो सकता। हाँ, एक दो बार कहना ठीक है, लेकिन हर क्षण में मम्मी ने रोटी परसी थैंक यू तो ये नहीं हो सकता। ये परिवार में एक सामान्य फॉर्मेलिटी हो सकती है, हर क्षण फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती, बल्कि आत्मीयता का मुख्य महत्व होता है। लेकिन अनौपचारिक कार्यालयीन पत्रों में, औपचारिक पत्रों में, कार्यालयीन पत्रों में और या बातों में इनका आवश्यक होता है ध्यान। तो यहाँ धन्यवाद लिखा गया, ठीक है ना। अब भाव दिए, उसका अपना यहाँ नाम लिखा गया। आप वास्तव में यहाँ पर अनुक्रम रोल नंबर लिखेंगे। इस तरह आपको ये स्पष्ट हुआ कि आज पत्रों की बात हमने आपको की। आज के कालांश में औपचारिक अनौपचारिक पत्र समझे। पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए समझा। साथ में अपन को ये भी ध्यान रखना एक बार फिर से, पत्र की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, सुलेखन शुद्ध लेखन होना चाहिए, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, पत्र लिखते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का ध्यान में रखते हुए आप पत्र लिखेंगे। सुलेखन शुद्ध लेखन में लिखेंगे, क्योंकि सुलेखन में बेटा लिखने से विराम चिन्ह, शब्द, अर्थ, भाव ज़्यादा कॉपी आकर्षक भी लगती है। एकदम वही एक साथ में नहीं लिखना, ना बहुत बड़े अक्षर लिखना, ना बहुत छोटे, मीडियम अक्षर लिखना जो देखने में सुंदर लगे। व्याकरण सम्मत नियमों का पालन करते हुए लिखना। सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह।